पर 21 अरबपति हैं जिनके पास उतना धन है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? यह बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, हम लोग चाहते हैं आर्थिक विकास सबको फायदा पहुंचाए। यह बात सही है कि हमने बार बार कहा है भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में और इस न्याय पत्र में कि आर्थिक विकास समावेशी होना है, बहुत जरूरी है। सबको लाभ पहुंचाना है, समावेशी होना है। पर पिछले 10 साल की हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है और हम ये कह रहे हैं कि समय आ गया है एक ऐसे आर्थिक नीति की जो रोजगार पैदा करता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो समावेशी होगा, ऐसा आर्थिक विकास जो न्याय संगत होगा, न्याय के विपरीत नहीं होगा, न्याय के खिलाफ नहीं होगा, पर सामाजिक न्याय संगत होगा और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। हम आर्थिक से जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं और तेजी से जीडीपी का दर हम कराना चाहते हैं और जीडीपी का दर बढ़ नहीं रहा है जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि निजी निवेश घटा है। निजी निवेश नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी का दर बढ़ेगा नहीं। मनमोहन सिंह जी के समय में निजी निवेश करीब 34% था जीडीपी का, आज वो घटकर 28% हुआ है, क्योंकि एक वातावरण है भय का, धमकी का। लोग भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं। जो निवेश कर सकते हैं वो दुबई की नागरिकता ले रहे हैं, सिंगापुर की नागरिकता ले रहे हैं, लंदन की नागरिकता लेते हैं, अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। लोग भाग रहे हैं डर के मारे, धमकी के कारण। तो हम आर्थिक तेजी से और आर्थिक विकास बढ़ाने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार देने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से विकास हम करेंगे, पर वो निजी निवेश से होगा। जब तक हम निजी निवेश नहीं बढ़ाएंगे तब ये जीडीपी का दर बढ़ नहीं सकता। तो आर्थिक विषमताओं को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले 10 साल में हमारी आबादी का 1%, 40% धन उन्हीं को उपलब्ध हुआ है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा यह मानना है कि विकास का फायदा एक छोटे वर्ग को नहीं मिलना चाहिए और उसकी कीमत करोड़ों लोग उसको चुकाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री को दूसरी चुनौती दे रहा हूं कि इस न्याय पत्र में वो बताएं किस पन्ने पर हमने धन पुनर्वितरण का जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम मंगलसूत्र लेंगे निम्न मध्य वर्गों परिवारों से, मध्य वर्ग के परिवारों से, गरीब के परिवारों से, और किसी और को मंगलसूत्र पहनवाएंगे। जो व्यक्ति मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है अपने जीवन में, आज वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा है। और हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं। पिछले 10 साल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। ये आपको मैं भिजवा दूंगा। और ये आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं कि 2024 में, यानी कि इस साल 31 मार्च तक 1 लाख करोड़ ऋण हमारे परिवारों का है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है सोना गिरवी रखकर, और जिसको कहा जाता है गोल्ड लोन। एक जमाने में ओल्ड लोन हुआ करता था, मोदी के जमाने में गोल्ड लोन हो गया। पिछले 10 सालों का नतीजा यह है कि 2024 में करीब 1.5 करोड़ परिवार हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़
जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है, और आज वो ऋण कुल मिलाकर जो बकाया ऋण है 31 मार्च को 1,00,000 करोड़ है, और ये सिर्फ बैंकों से लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से नहीं, साहूकारों से नहीं, ये बैंकों से। अगर आप सब जोड़ेंगे, साहूकारों से जो ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, और बैंकों से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के हर 4 परिवारों में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर ऋण लिया है पिछले 10 सालों में। और ये प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं। यह हकीकत है, आरबीआई का डेटा है, ये आरबीआई की सूची है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। किस मुंह से ऐसे खुले तरीके से प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? तीसरी बात जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, मैं आपको इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 1951 से लेकर हर 10 साल हमारे देश में जनगणना कराया जाता है। ऐसा तो 1881 से कराया जाता था, पर स्वतंत्र भारत में 1951 के बाद हर 10 साल जनगणना कराया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस जनगणना से कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक जानकारी हम हासिल करते हैं जो विकास के लिए फायदेमंद होगा, सरकारी कार्यक्रमों के लिए फायदेमंद होगा। और एक जो जानकारी आती है इस जनगणना से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आबादी के अनुसार दिया जाता है। मोदी सरकार ने 2021 में जो जनगणना ड्यू था वो अभी तक नहीं कराया है। 3 साल का विलंब हुआ है, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का, और आज तक उन्होंने जनगणना नहीं करवाया है जो 2021 में उनको करवाना था। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है उसकी जानकारी हम सेंसस या जनगणना से हम हासिल कर सके। और इस जनगणना न करवाने का एक और नतीजा है कि 10 करोड़ भारतवासी, 10 करोड़ ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का फायदा नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का नया नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। अगर इन्होंने जनगणना कराया होता 2021 में, 10 करोड़ भारतवासी और इससे लाभान्वित होते। 10 करोड़ों को मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने जनगणना नहीं करवाया है। 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाया था। 2000 नवंबर में मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री था और मेरे पुराने कागजात में जो बुकलेट छपा था नवंबर 2011 में, ये मेरा हस्ताक्षर भी है इसमें, प्रस्तावना मैंने लिखा था, ये जनगणना क्यों कराया जा रहा है, जाति जनगणना। इसका नाम था सामाजिक
आर्थिक जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यह कराया गया था क्योंकि पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई, विभिन्न पार्टियों ने इसकी मांग की, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, और हमने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति गणना करवाया था। 25 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण हुआ, और मैं अपने खुद के प्रस्तावना के 3 बिंदुओं पर को पढ़ना चाहता हूं। प्रस्ताव ने मैंने लिखा था SECC 2000, इसकी कॉपी मैं आप सबको भिजवा दूंगा। SECC नहीं तो ये पहले डिलीट कर देंगे, तो पहले ही मैं आपको कॉपी, मैंने डाउनलोड करा दिया है तो आपको मैं भिजवा दूंगा। SECC 2011 के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं, और ये आज भी महत्व रखते हैं क्योंकि हमने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का जिक्र हमारे न्याय पत्र में किया है। ये क्या 3 मकसद थे जो मैंने 2011 नवंबर में इस प्रस्तावना में, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट था, मैंने लिखा था। पहला, घर घर जाकर सामाजिक आर्थिक गणना करना, जिससे परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर का पता लगाना जाएगा। तब राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगे, यानी कि ये बीपीएल सर्वे के माफिक होगा। दूसरा उद्देश्य यह था प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके, यानी कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, समाज के अलग अलग जाति, क्योंकि जाति ही हमारा समाज का आधार है, आरक्षण का आधार है, जाति से तो हम भाग नहीं सकते। तो दूसरा मकसद यह था कि प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके। और तीसरा मकसद यह था कि विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना। ये 3 हमारे उद्देश्य थे। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस जाति गणना, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के खिलाफ हैं? क्यों उन्होंने पूरी जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं की है? मोदी सरकार के जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, सारे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, सारे सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम इस सर्वे के आधारित हैं। गरीब कौन है, वंचित कौन है, इस सर्वेक्षण से हासिल किया गया है। पर जाति के बारे में जो जानकारी हमने हासिल की थी, उसको मोदी सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया है। हमने हमारे न्याय पत्र में क्या लिखा है कि हम सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाएंगे, क्योंकि 2011 में हमने करवाया था, हर 10 साल कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्या ये सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के खिलाफ हैं? जाति गणना जनगणना तो उनके नए साथी, उनके, असली बात तो ये कहना चाहता हूं, उनके पुराने नए साथी नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाया था। आज वो साथी हैं, क्या वो उसके खिलाफ हैं? उस पर चुप क्यों हैं? तो प्रधानमंत्री का प्रचार जो है, बार बार जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, बेमतलब, बेबुनियाद। मेरे पॉकेट में एक 100 रुपया का नोट है, और आप देखेंगे इस 100 रुपये के नोट में यहां हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये सारे नोटों में है, सारे लेटर हेड में भी है,
प्रधानमंत्री के लेटर हेड पर भी है। ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 शेर हैं, धर्म चक्र है। आजकल शेर सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, गिर में। धर्म चक्र है, और धर्म चक्र के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। यह हमारा राष्ट्रीय नारा है, सत्यमेव जयते। हर एक नोट में गांधी जी, बापू के चश्मे और सत्यमेव जयते। और प्रधानमंत्री तो असत्यमेव जयते के प्रतीक हैं। सत्यमेव जयते में वो विश्वास नहीं रखते, वो विश्वास रखते हैं असत्यमेव जयते। और जो उन्होंने आज भी बात की है, कल भी बात करेंगे, यही उनका चुनाव प्रचार का आधार बनेगा। बार बार कांग्रेस की आलोचना करना, कांग्रेस को बदनाम करना, जो चीजें न्याय पत्र में नहीं हैं उनका जिक्र करना, हमें पब्लिसिटी देना। मैं आपको बता दूं, 19 तारीख के बाद हमारे मैनिफेस्टो को डाउनलोड करने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। पिछले 5 दिन 6 दिन में दुगनी हो गई है। तो हमको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, भारत जोड़ो यात्रा के समय भी हमें मुफ्त में पब्लिसिटी मिला। पर यह पब्लिसिटी जो हमें मिल रहा है, गलत तथ्यों पर मिल रहा है। इसीलिए मुझे खंडन करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमें ले जाना चाहते हैं उस पिच पर खेलने के लिए, क्रिकेट पिच पर खेलने के लिए जिस पिच ने जय शाह, अमित शाह और उन्होंने तैयार किया है। हम उस पिच पर नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे बेरोजगारी के पिच पर, महंगाई की पिच पर, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के पिच पर, संविधान पर हत्या के पिच पर, लोकतंत्र में जो खतरा है उस पिच पर। तो बार बार प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, हम हमारे पिच के बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी पर हमारे बल्लेबाज रहेंगे, हमारे जो बॉलर हैं उसी पर बॉलिंग करते रहेंगे। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलें। पर एक बात और ये कहकर मैं समाप्त करूंगा, यह बात बिल्कुल साफ है कि 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री की भाषा में बदलाव आ गई है। चिंता है, भोकलापन सब दिखाई दे रहा है, और जनता को गुमराह करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। और यह गुमराह कैसे किया जा रहा है? बनावटी और दोगली भाषाओं से। ये बनावटी और दोगली भाषा, हिपोक्रेसी की भाषा जो प्रधानमंत्री ने अपनाया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम तैयार हैं, हम इसका कड़ा मुकाबला देंगे। हम इस विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा हमने उठाया है न्याय पत्र में, ये जनता के मुद्दे हैं। जनता हमारे साथ है। नाराजगी जो आज जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं, कोई लहर नहीं है, कोई मोदी वेव नहीं है, कोई 400 पार। 400 पार तो खुद प्रधानमंत्री भूल गए हैं, उसको छोड़िए। तो साथियों, कल जो 89 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी बीजेपी कुछ इलाकों में साफ और कुछ इलाकों में हाफ। यही कल आपको देखने को मिलेगा जो 19 तारीख को देखने को मिला था। और कल के बाद प्रधानमंत्री के भाषा में और भी ध्रुवीकरण की बातें निकल कर आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसका जवाब देंगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एजेंडा, हमारा कार्यक्रम सकारात्मक है। कोई भय, कोई द्वेष, कोई जहर फैलाने की एजेंडा नहीं है। ये सबको साथ लेकर चलने की एजेंडा है, सद्भावना की एजेंडा है।
आर्थिक विकास की एजेंडा है, समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली आर्थिक विकास का एजेंडा है। और जो बातें प्रधानमंत्री ने कही है, और कोई व्यक्ति से कहला जाता तो हम कहते ठीक है वो कह रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं तो उसका खंडन करना बहुत जरूरी पड़ता है। तो ये मत समझिए कि हम डिफेंसिव पर हैं, हम डिफेंसिव नहीं है, पर प्रधानमंत्री को हम संदेशा भेजना चाहते हैं, आप जो कुछ करिए करते रहिए, हम अपने न्याय पत्र के आधार पर, 5 न्याय 25 गारंटी के आधार पर, हमारे कार्यक्रम के आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को, इंडिया जनबंधन को मिलेगा। और इंडिया कांग्रेस पार्टी इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश 4 जून को अवश्य मिलेगा। शुक्रिया। जवाब मांगा है, साथ ही साथ राहुल गांधी को भी एक नोटिस दी गई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। देखिए, इलेक्शन कमीशन को हमने शिकायत की थी, हमने उनकी जानकारी में हम लाए कि जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट के जो अनेक निर्णय हैं उनके भी खिलाफ है। तो कुछ देरी हुई है, और भी हमने शिकायतें की हैं। जिस तरीके से अलग अलग उम्मीदवार धर्म का उपयोग, या मैं कहूं धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया है, और हम पूरा विश्वास करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई करनी है वो करेगी। जो हमारे नेताओं को नोटिस आया है हम उसका जवाब देंगे, उसमें क्या है। दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को गया, ठीक है, उसका जवाब देंगे। नोटिस आया है हम जवाब देंगे, बस। ठीक है सर। दूसरा पर सवाल, प्रधानमंत्री को नोटिस जाना, बिल्कुल मैं समझता हूं, कभी मनमोहन सिंह जी को कभी नोटिस नहीं गया था, सर अटल बिहारी वाजपेयी को नोटिस नहीं गया था। अरे पार्टी अध्यक्ष को गया है, क्यों गया है वो पता करिए ना। ठीक है, क्यों गया है पता करिए, वो एक औपचारिकता है, वो एक औपचारिकता है, पर क्यों गया है वो पता करिए। सर नरसिम्हा को कोई शिकायत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। प्रधानमंत्री की शिकायत हमने हम ये दूसरी बार हम कर रहे हैं। पहले तो हमने गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत किया था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कार्रवाई हुई असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ। हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से जो शिकायत आते हैं अलग अलग पार्टियों से, उस पर वो ध्यान दें, विचार करें, और जहां नोटिस देना जरूरी है वो दें। अगर हमें नोटिस मिला है तो हम उसका जवाब हम देंगे। सर आपकी ब्रीफिंग से जुड़ा सवाल, आपकी ब्रीफिंग से जुड़ा सवाल। बिल्कुल, नो इट इज नॉट इंडिविजुअल, इट्स रियलिटी, ये तो हकीकत है। बिल्कुल, वो हमारे नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं इन्होंने कहा है, सोनिया जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, खड़गे जी को लेकर क्या क्या नहीं कहा है। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, उनकी आलोचना नहीं, हम कुछ कहें तो हम पर सब लोग बरसते हैं, कूदते हैं हम पर। बिल्कुल नहीं। जयराम सर, you have ये talked हकीकत है। सर मेरा Sir, you have सवाल है talked आपके, about the inheritance law, but just now Prime Minister has spoken in Madhya Pradesh, in which he said that Rajiv Gandhi had scrapped inheritance law in 1985 because so that he could inherit the property of Indira Gandhi. How do you respond to this? Indira Gandhi had no property to, actually that's the reality. Mr. Modi has the property of Mr. Adani and all these 21 billionaires whom he has made super rich. Incidentally, in March 85, this was abolished. The estate duty was abolished because we were spending more collecting the
tax. Let me tell you, I was in the government at that time. And I will tell you what the logic of abolishing the tax was in 1985. We were spending more collecting the tax than we were getting from the tax. Now, the situation is different. And in any case, in this Nyay Patra, there is no mention of inheritance tax. Absolutely no mention. It is Jayant Sinha, Arun Jaitley, Amit Malviya, many intellectuals. I have all named them I've already put out their statements. It is the Modi government that wanted to introduce the inheritance tax between 2017 and 2019. सर जयराम सर मेरा सवाल नहीं हुआ है। जयराम सर मेरा भी एक सवाल। जयराम सर मेरा आपके गुमराह से रिलेटेड। आपने सवाल पूछ लिया, 1 मिनट। नहीं सर संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो आप अभी जिस पर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उसमें ही कर्नाटका सरकार का एक हवाला दिया गया है। कल प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था कि मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को ओबीसी में डालकर उनका मुनाफा कम किया जा रहा है, और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पूरे देश में यही लागू करेगी। मेरा लंबा बयान पढ़िए। आधे घंटे पहले मैंने इसी मुद्दे पर एक लंबा बयान दिया है। ये एक और मिसाल है प्रधानमंत्री के झूठ के बारे में। अगर आप एक और मिसाल चाहते हैं, जो कर्नाटक को लेकर आरक्षण की बात की है प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल झूठ बोला है। ये कर्नाटक में आरक्षण 1994 में लागू हुआ था। 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हैं। इन 30 सालों में 16 साल बीजेपी की सरकार रही है केंद्र सरकार में। 9 साल कर्नाटक में वो 3-4 मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में बीजेपी के। आज प्रधानमंत्री ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, ये आरक्षण पिछड़ेपन के आधार, बैकवर्डनेस के आधार पर, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है। इसके बारे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने और मैंने एक लंबा बयान दिया है, उसको प्लीज पढ़िएगा। और इसका प्रधानमंत्री के झूठों का हमने पर्दाफाश किया है। सर, आपने जो टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स अबॉलिशन की बात की 1985 में, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वो अबॉलिश ही इसलिए हुआ था क्योंकि आपको जो गांधी परिवार है, मैंने आपको कहा है, सर आप जो लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे थे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। मैंने ये कहा कि हम टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा खर्च कर रहे थे, जिस टैक्स की आमदनी हमें आ रही थी, और एक आम सहमति बन गई ऐसे टैक्स हम क्यों इसके साथ हम आगे इसको ले चलें, इसको हम क्यों रखें। तो इसी वजह से, क्योंकि हम ज्यादा खर्च कर रहे थे एस्टेट ड्यूटी पर, और जिस एस्टेट ड्यूटी से हमें आमदनी आ रही थी, हमें माने केंद्र सरकार को आमदनी आ रही थी, उससे बहुत फर्क था, इसीलिए उसको निकाला गया। सर अब तो पीएम ने ये कहा, आप कह रहे हैं कि गुमराह करने का आरोप, इंडिया अलायंस पे आरोप लगा रहे कि पीएम पद का भी ऑक्शन करे हर साल, अलग अलग पार्टी का पीएम। और कर्नाटक मसले पे योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रही है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है। जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है, वो गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री वो वही करते हैं जो प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो जिस भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, वो भी ध्रुवीकरण की भाषा ही है। वो जानते हैं कि विकास के मुद्दों पर अगर आप वो चुनाव लड़ें, उनका पूरा सफाया हो जाएगा। उनके जो समारोह हैं, उनका जो रैली है, कोई आएगा ही नहीं। आपने देखा कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के समय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पब्लिक रैलियों में भीड़ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए भड़काने वाली भाषा ये इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रधानमंत्री, इनके तो जो सुपर स्टार कैंपेनर मैं नहीं कहूँगा, ये सुपर पॉइजनस कैंपेनर हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री, इनका काम ही है द्वेष फैलाना, जहर फैलाना। जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये शान देता है जो पद पर बैठे हुए हैं? पीएम पद का ऑप्शन वाला, हाँ? पीएम पद के ऑप्शन का आरोप लगा। पीएम ने बोला एक एक करके यार, क्या 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 हर साल अलग अलग पीएम, इंडिया अलायंस पे ये आरोप लगाया। नहीं,
बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने नीलामी की है तो प्रधानमंत्री ने की है, अपने कोट और सूट की। आपको याद है 4 करोड़ की नीलामी उन्होंने अपनी सूट को ऑक्शन कराया। ये प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री जो अपने सूट को ऑक्शन उनको कराना पड़ा, क्योंकि उस सूट में लिखा था नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। अहंकार था कि और क्या प्रभावशाली प्रतीक चाहिए आपको? ऐसे प्रधानमंत्री जो सूट पहनते हैं, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है। जब जनता से फीडबैक आया, सोशल मीडिया में उनको आलोचना हुई, उन्होंने नीलामी की। ऑक्शन करने वाले तो ये हैं सर। और एक और बार मैं बता दूं, एक और ऑक्शन की बात आपने कही, मैं एक और बात आपको बता दूं। 2G लेकर इन्होंने खूब प्रचार किया 2014 में कि आपने ऑक्शन नहीं किया, आपने ऑक्शन नहीं किया, घोटाला हुआ। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार ने क्या कहा है? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को? मोदी सरकार 10 साल बाद कहती है कि हमें ऑक्शन करने की अनुमति दीजिए, हमें एलोकेशन करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि हमेशा ऑक्शन नहीं कराया जा सकता। यह कह रही है। 2014 में उन्होंने कहा एयर इंडिया में घोटाला हुआ है। 10 साल बाद सीबीआई कहती है कोई केस नहीं है, फाइल बंद हो जाता है एयर इंडिया का। अजीत पवार 10 साल पहले बेईमान व्यक्ति थे, आज बड़े बुद्धिमान शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। 2G को लेकर दोषी ठहराया गया मनमोहन सिंह सरकार को, क्योंकि उन्होंने ऑक्शन नहीं की थी। आज वही सरकार कह रही है कि हमेशा हम ऑक्शन नहीं कर सकते, हमें एलोकेशन की अधिकार हमें दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है। ये असली चेहरा है प्रधानमंत्री का। सर जयराम साहब, इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी, मेरी भाषा नोट कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं अगर बनेगी, मैं कह रहा हूं जब बनेगी। 4 तारीख को जनादेश मिलेगा, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चुना जाएगा उसके बाद में, और वो 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। Sir, Jairam Saab, I have a question on this entire ECI notice that has been issued to the BJP, the president. Frankly, I have not seen the I'll notice. just So to be fair, let me read it and I'll respond. No, but to it. I have a question, because the Election Commission has made a departure and a first in its kind. It's not issued a show cause notice to Narendra Modi, but has sent an advisory to the BJP president, just like it has done to Mr. Karge. What does this mean? Do you feel that the Election Commission's test of neutrality is still under question? Because if it is a Randeep Surjewala, they will issue show cause notice, or a Supriya Srinate, they will issue a show cause notice, or a Shobha it will be. But when it comes to a Prime Minister, you find it prima facie violative, but don't issue a show cause notice. What is your view on that? They are super cautious when it comes to the Prime Minister. Sorry, they are super cautious when it comes to the Prime Minister. They are super cautious when it comes to the Home Minister.